नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। सबसे पहले आपको बता दें कि हाल के वर्षों में 8वीं बार एनडीटीवी को देश के सबसे भरोसेमंद अंग्रेजी चैनल के तौर पे सम्मानित किया गया है। टीआरए नाम एक संगठन ने इस साल की रैंकिंग के लिए 10,000 भारतीय ब्रांड्स की स्टडी की और एनडीटीवी 24/7 को सबसे भरोसेमंद चैनल के खिताब से नवाजा। सबसे भरोसेमंद चैनल के साथ साथ सबसे पसंदीदा न्यूज ब्रांड भी एनडीटीवी को माना गया है। तो आज 5 की बात में बात हिजाब की। हिजाब एक अंतर्राष्ट्रीय हंगामे के केंद्र में क्यों है? हिजाब पर भारत से लेकर ईरान तक क्यों मचा हुआ है हंगामा? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि यहां हिंदुस्तान में क्या हुआ है। यहां हिजाब पहनने के लिए कर्नाटक की कुछ स्कूली लड़कियां अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। अदालत में इस पर बहस चल रही है कि स्कूल में हिजाब पहनने की आजादी होनी चाहिए या नहीं। आज कर्नाटक सरकार ने अदालत में हिजाब मामले को पीएफआई की साजिश बताया है। तो कर्नाटक सरकार ने आज ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि पीएफआई की ये पूरी साजिश है। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने छात्रों को भड़काया है और वो बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे और छात्र सलाह पर काम कर रहे थे। हाईकोर्ट ने भी अनदेखे हाथ की बात कही थी। ये कर्नाटक सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट ने जांच के लिए भी कहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सरकार ने इसमें दखल दिया और ये सारी दलीलें जो हैं वो कर्नाटक सरकार की हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे हिजाब पर बहस चल रही है। बहस इस बात पर चल रही है कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है? क्या मुसलमान लड़कियों के लिए हिजाब पहनना जरूरी है? लड़कियां इस बात को लेकर अदालत पहुंची कि उन्हें स्कूल में हिजाब की इजाजत दी जाए, नहीं तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगी। उन्हें परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिली थी क्योंकि स्कूल इसकी इजाजत नहीं दे रहा। लड़कियों की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें यह भी कहा गया था कि बिंदी और कड़े को जब इजाजत है या बिंदी और कड़े पर रोक नहीं है तो हिजाब पर क्यों? इस मुद्दे पर बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईरान का जिक्र किया है। ईरान का जिक्र क्यों हुआ है ये पहले जान लीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईरान के हवाले से कहा है कि हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है क्योंकि इस्लामी देश में महिलाएं हिजाब के खिलाफ बगावत कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कहां विरोध कर रही हैं, तब सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि ये ईरान में हो रहा है। तो अब देखिए कि ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में जगह जगह शहर शहर हिजाब के खिलाफ एक क्रोध नजर आ रहा है महिलाओं का। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने हिजाब जलाए हैं, अपने बाल काटकर विरोध दर्ज किया है। यहां पर इस विरोध के दौरान ये विरोध और भी भड़का तब जब एक लड़की की मौत की खबर आई जिसे पुलिस ने सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने के लिए हिरासत में लिया था और उसकी मौत हो गई अस्पताल में। उसके बाद से गुस्सा और फूटा। अस्पताल में 3 दिन कोमा में रहने के बाद 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई थी, जिसे तेहरान की मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से तेहरान के बीचों बीच, तेहरान के केंद्र में लोग हिजाब स्ट्रीट पर निकल पड़े। पुलिस के खिलाफ नारे लगे, खास करके जो मोरालिटी पुलिस यानी कि जो धार्मिक पुलिस है जो इन चीजों के ऊपर रोक टोक करती है। और यहां पर सैकड़ों लोग साथ थे। महिलाओं ने अपने हिजाब उतारे, कई को इसमें से पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। लेकिन कई शहर हैं, तेहरान है, मशाद है, शहर शहर विरोध है और सड़कों पर महिलाओं का क्रोध। तो बड़ा मुद्दा यह है कि हिजाब पर बवाल है या अपनी मर्जी का सवाल है। हिंदुस्तान में, ईरान में, केंद्र में इस विवाद के हिजाब है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अस्मा जहरा तैयबा हैं, जो सदस्य हैं AIMPLB की,
यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नासिरा शर्मा हैं लेखिका, और जीनत शौकत अली मुस्लिम बुद्धिजीवी। डॉक्टर आसमा जहरा, ईरान में जो हो रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। महिलाएं विरोध कर रही हैं, हिजाब को जला रही हैं, विरोध में अपने बाल काटे। एक लड़की की मौत हुई अस्पताल में कोमा में, क्योंकि मोरालिटी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। विरोध उसके बाद से और बढ़ा है। हिजाब नहीं पहनने को लेकर वहां हंगामा है, क्या कहेंगी आप? हिजाब कुरान का हुक्म है। जो लोग मुसलमान हैं वो अपने सारे काम, अपने सारे मामलात, चाहे वो कैसे कपड़े पहनते हैं या कैसे उनकी वर्शिप करते हैं, वो उस किताब को देखकर करते हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी हम अपनी जो मजहबी किताब है और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और उनकी वाइव्स, उनकी डॉटर्स यानी उनकी बेटियां, उन्होंने जिस तरीके से अपना ड्रेस कोड रखा है वो हमारे लिए एक रोल मॉडल विमेन है। तो ये रोल मॉडल है, ये रोल मॉडल है, ये सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जी देखिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सो फ्रॉम 1400 इयर्स मुस्लिम विमेन हम बिल्कुल अपने जो रिलीजियस बुक्स है, रिलीजियस टेक्स्ट है, उसको देखते हुए उस पर अमल करते आ रहे हैं। What people are doing in other countries, दूसरे ममालिक में जो लोग कर रहे हैं वहां पर क्या उनकी कंडीशंस है, दैट इज टोटली डिफरेंट डिबेट। नहीं, पर एक मिनट, सॉरी, मैंने आपको एक सवाल मुझे यहाँ पे पूछना पड़ेगा आपसे, डॉक्टर आसमा जहरा, एक सेकंड के लिए। ईरान जो है एक इस्लामिक मुल्क है और वहां पे जो करें उनके, आपको लग रहा है कि वहां भी इस्लाम मजहब को लोग मान रहे हैं, तो वहां जो हो रहा है वो उनके पॉलिटिकल कंडीशंस पे निर्भर है या ये धर्म की बात है? है वहां की जो लोगों का, उनकी हुकूमतों से, जो वहां के गवर्नमेंट्स है उनसे एज अ वे ऑफ डिसेंट कि वो राजी नहीं है, नाराज हैं, तो वो एक तरीका अपना रहे हैं जिससे वो शो कर रहे हैं वो उस कंट्री का एक अपना उनका इशू है, मुद्दा है। ठीक है। जब विमेन की बात आती है तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हिजाब का मामला है, हमारे देश में जो लड़कियां हिजाब के लिए कोशिश कर रही हैं वो अपनी तालीम चाहती हैं, दे वांट एजुकेशन, दे आर इनोसेंट गर्ल्स ऑफ पीयूसी कॉलेज, जो बिल्कुल आप समझ सकती हैं कि अपनी टीनेज में है और उनके एब्रप्टली बहुत ही बीच में उनको पढ़ाई से रोक दिया गया। तो वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट टोटली डिफरेंट है। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा, लेकिन जहां तक धर्म की बात है और अगर इस्लाम में ये एक अनिवार्य प्रैक्टिस है यानी कि मैंडेटरी है, तो कॉन्टेक्स्ट बात हिंदुस्तान की हो, ईरान की हो, ये बात उठेगी कि एक जगह ईरान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहां हिंदुस्तान में लड़कियां हिजाब पहनने के लिए आवाज उठा रही हैं। यहां पर बात यह भी उठी है कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स बहुत है, पर मैं अभी पॉलिटिक्स को छोड़ रही हूं। एक सेकंड, हमारे साथ दो पैनलिस्ट और हैं, उनकी भी व्यूज लेना चाहूंगी। जीनत शौकत अली, आप कैसे देखती हैं इसे? जी देखिए, जो हिजाब जो बातें हो रही हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, वहां भी उलमा लोग हैं, वहां भी मुसलमान लोग हैं, और कई ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जो हिजाब को, इस किस्म का हिजाब, ये यूनिफॉर्म के तौर पे जो अभी पहना जा रहा है, जहां द फेस इज कवर्ड, द आर्म द कवर्ड, द हेड, इस किस्म का ड्रेस जो है वो लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। जहां तक इस्लाम का सवाल है और जहां तक मेरी समझ है, जो लफ्ज हिजाब का कुरान शरीफ में आया है वो 7 जगह आया है, और कोई भी एक जगह जो है उसमें क्लोथिंग की बात नहीं हुई है। यानी कि जो हिजाब का लफ्ज आया है वो इस किस्म से आया है कि एक कर्टन है, देयर इज अ कर्टन। तो उसका ट्रांसलेशन डिक्शनरीज में कहा गया है कि जैसे कि वो आयत कहती है कि एक हिजाब है अल्लाह के और इंसान के बीच में, एक हिजाब है अच्छाई और बुराई के बीच में, एक हिजाब है अच्छे लोग और बुरे लोग के बीच में, और एक आयत इतनी ऐसी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अब घोड़ों को अच्छा पसंद करते थे, तो शाम के वक्त जब उनके घोड़े दौड़ रहे थे तो शाम हो गई और वो घोड़े उनको नजर ना आए, तो वो उसमें भी हिजाब का लफ्ज यूज हुआ है। तो ये जो कहना जा रहे हैं कि ये एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है, आई एम नॉट अग्रीएबल, क्योंकि इस्लाम ने डिसेंसी बताया है, मॉडेस्टी बताया है,
अपनी नजरें नीचे करो, मर्द और औरत को बताया है, अपनी शर्म को छुपाओ, वो सब बताया है। लेकिन इस किस्म का जो यूनिफॉर्म हिजाब जो हम लोग पहन रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। और अगर ये आयतें जो आई उतरी है, नाजिल हुई है रसूल पे, इसका जो इंटरप्रिटेशन जो अर्ली लोग करे हैं, जैसे कि ज़मख़शरी है, जैसे कि इमाम राजी है, जो दूसरे लोग करे हैं, और जो मॉडर्निस्ट जैसे कि मोहम्मद असद, मौलाना मोहम्मद असद है, अब्दुल्ला यूसुफ अली और लोगों ने बताया है, वो बिल्कुल अलग है, यानी कि इट इज नॉट इनकम्पैटिबल। और दूसरी चीज बताई गई है कि देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस, जैसे कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज पढ़ते हैं, हम ज़कात देते हैं। दीज आर ऑब्लिगेशन। एक वर्ड है ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, और एक लफ्ज है विच इज नॉट एसेंशियल पार्ट। सो इट इज सेड दैट यू नो दिस इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट। और कल्चरली आपको जैसे पहनना है तो आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, 2019 में जो सऊदी अरेबिया विच वाज नोन टू बी अल्ट्रा कंजर्वेटिव, वहां इमाम मुतलक जो और वहां के जो MBS है, हिज रॉयल हाइनेस, वहां उन्होंने उलमा जमा करे और उन लोग ने कहा कि अबाया भी कंपल्सरी नहीं है। अगर आपके मन में आए आप पहनो, आपके मन में ना आए आप ना पहनो। और ये इमाम तहतवी जो ही इज अ ग्रेट मैन इन द सुन्नी वर्ल्ड इन इजिप्ट, डायरेक्टर ऑफ द अल अज़हर यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी यही बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि डिसेंसी और मॉडेस्टी जो है, ये इस्लाम में जो लफ्ज कुरान में है, वो डिसेंसी और मॉडेस्टी बोथ फॉर मेन एंड फॉर विमेन। ठीक है, मैं आपने जो बहुत सारी अहम बातें कही हैं, मैं एक दफा उसको दोहरा लूं। उसमें से कुछ जो मुख्य बातें थी कि डिसेंसी और मॉडेस्टी, इसका जिक्र किया गया है कुरान में। हिजाब का जिक्र है, लेकिन हिजाब एक पर्दे के तौर पे, एक दीवार के तौर पे जिक्र किया गया। और आपने कई इंस्टेंसेस बताए कि इंसान और अल्लाह के बीच में हिजाब, और आपने ऐसे कई, मतलब आपका कहना है कि कहीं भी मुसलमान औरतों के लिए हिजाब मैंडेटरी ऐसा नहीं बताया गया है कि जरूरी है, और अबाया भी, बल्कि जो अब इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर इससे ये जो पहले कंपलसरी के तौर पे देखा जाता था, वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ईरान में आप देखें, और सऊदी अरब का आपने जिक्र किया, तो नासिरा शर्मा, जो ईरान में हो रहा है, ईरान में औरतों की आवाज उठ रही है इसके खिलाफ। हिंदुस्तान में लड़कियां सामने आई हैं हिजाब पहनने के लिए, मूल में इसके क्या प्रश्न है? मूल ये मुझे लग रहा है कि जो हिजाब पर बवाल है, दरअसल सवाल क्या है? सवाल आजादी का है, सवाल अपनी मर्जी का है कि क्या हो क्या नहीं हो। दोनों ही जगह, वहां पे भी हिजाब लादा जा रहा है, यहां पर हिजाब नहीं पहनने की बात है। नासिरा जी, देखिए, हिजाब जो है एक सियासी मसला हो गया है। सियासी इस नजर से है कि जब ईरान में रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो वहां पे एक अपनी पहचान रखनी थी, तो औरतों ने ये लिबास पहन रखा था। इसके अलावा इराक मैंने देखा और दूसरे मुल्क जो देखे, उसमें एक फौज है जो बाहर से आके बैठी हुई है, उससे औरतों को अपने को छुपाना था। इस तरह का कोई मसला हिंदुस्तान में उस तरह से नहीं है। लेकिन इनकलाब जो ईरान का हुआ, उसका इन्फ्लुएंस जो था वो पूरे एशिया पे हुआ, और फिर इसकी कुछ गूंज यूरोप की तरफ गई। जो ईरान में मसला हुआ है बानो महसा का, वो एक्चुअली हिंसा से भी जुड़ गया है। सिर्फ यही बात नहीं हुई है कि वो कहते हैं लोग कि वो उसका कोई चीज ऐसी, ना लिबास था और ना जो सर पे बंधा हुआ कपड़ा था, वो इधर से उधर नहीं था, लेकिन उसको पकड़ा गया। और उसके बाद जब वो चीख रही थी, तो उसके वो सर पे इतनी बुरी तरह से घूंसा मारा गया कि वो बेहोश हो गई। और खून, जो लोग अपनी खिड़कियों से सड़क का ये हंगामा देख रहे थे, वो 3 या 4 दिन तक अपने नॉर्मल हालत में नहीं रहे। तो यहाँ पे हिंसा भी जुड़ जाती है। मैं किसी तरह से भी हिजाब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हिजाब जो लोग करते हैं वो हिंदुस्तानी तरीके से करें।
ना कि फैशनेबल बुटीक की तरह करें जो वो कर रही है। तो ये हिंदुस्तानी तरीका क्या है? मतलब अगर ये अनिवार्य, अगर ये कंपल्सरी है इस्लाम में, तो कोई एक इस्लामिक तरीका होगा हिजाब का कि आप ऐसे हिजाब पहने। इसमें हिंदुस्तान में कुछ और तरीका है, सऊदी अरब में कुछ और है, ईरान में कुछ और है। तो जब अलग अलग जगह की कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, तो क्या नासिरा जी से कहा जा सकता है कि ये मैंडेटरी है, एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस है, जैसे बाकी 5 चीजें जो टेनेट्स ऑफ इस्लाम है, फिर ये उस तरह की चीज रहती नहीं है जिसके ऊपर बहस हो रही है अभी हिंदुस्तान की अदालत में? मुझे लगता है ये मैंने जैसे कहा कि एक सियासी मसला बना दिया गया है। तो जहां तक मेरी परवरिश हुई है उसमें 2 चीज थी कि आंखों की शर्म होती है और लिबास ऐसा पहनो जो जमीन भी तुमको न देख सके। कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि आप अपना पूरा मुंह छुपाइए। मैं पूरे मुंह छुपाने के एकदम खिलाफ हूँ। 2017 में जब मेरा ईरान जाना हुआ तो लिबास को लेके बहुत टेंशन था, क्या दिखे क्या ना दिखे। लेकिन जब मैं वहां गई तो ईरानी लड़कियों ने और औरतों ने बड़ी खूबसूरती से स्कार्फ का चलन कर लिया और पूरा बदन ढका रहा और बेहद खूबसूरत लगती थी वो। लेकिन जो हिंदुस्तान है वहां पे कुछ आपको नॉर्म्स भी रखने हैं कि स्कूल में कैसे दाखिला लेना है और दूसरे आपको सड़क पे कैसे रहना और घर पे कैसे रहना है जी। तो जब ये सियासी टच के साथ चीजें डिस्कस होने लगती हैं तो एक दूसरी फिजा बन जाती है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे सियासत तो जुड़ी गई है क्योंकि देखिए आज अदालत में भी कहा गया कि पीएफआई, कर्नाटक सरकार ने पीएफआई का नाम लिया है डॉक्टर अस्मा जहरा की। ये जो लड़कियां हैं, मासूम लड़कियां जो स्कूल में अब हिजाब की मांग करने लग गई हैं कि हमें हिजाब पहनने दिया जाए, दरअसल मुतासिर हैं पीएफआई से। तो इसमें सियासत है और सियासत दोनों तरफ से है, यहाँ पे भी है। लेकिन पीएफआई एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, बात ये भी है। तो ये एक सियासी मसला बन के रह गया है। डॉक्टर अस्मा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है वो ये बहस है कि क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट को, एज सॉलिसिटर जनरल ने जिस तरह अब उसकी डिफेंस करना शुरू किया है, कि क्या कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ये हक देता है, उसमें क्या इख्तियारात हैं, पावर्स हैं कि किसी लड़की को स्कूल प्रमाइसिस में, क्लासरूम में हिजाब की वजह से आने से रोके। ये स्टूडेंट्स हिजाब अब जो पहन रही हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म के कलर का ही वो दुपट्टा सर और गर्दन को ढांक रही हैं। देखिए, लेवल ऑफ डिसेंसी या फिर डिग्निटी का जो मामला है, हर किसी के पास उसका अपना एक अज़म, एक वो खुद मानती है तो उसका एक अपना बिलीफ होता है। अगर कोई खातून ये बिलीव करती है कि मैं अपने सर और गर्दन को भी ढांकूं, तो वहां पर जज साहबा ने डिस्कशन में यही बात पूछी कि अगर कोई सर्दी की वजह से ढांप ले, मफलर ले ले ताकि उसको बहुत कोल्ड हो रही हो, तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे जी? यानी महज क्योंकि ये रिलीजन का एक सिंबल है तो दूसरे रिलीजियस सिंबल्स अलाउ किए जा रहे हैं। क्या ऐनक जो स्पेक्टेकल है वो यूनिफॉर्म में नहीं है, तो क्या ये इसको अलाउ किया जाएगा? तो जजेस ने बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस किए वहां पर। गर्ल्स जो है वो एजुकेशन चाहती हैं। आपको कम्युनिटी का यानी एक अप्रोच समझना चाहिए कि गर्ल्स सेकुलर एजुकेशन, वर्ल्डली एजुकेशन जिसको आप कहते हैं कि आज के दौर की जो जरूरत तालीम शिक्षा है वो हासिल करने के लिए वो आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट स्कूल्स आ रही हैं। और गवर्नमेंट स्कूल्स आने वाली लड़कियां अक्सर जो यानी फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो देर आर 2 डिस्क्रिमिनेशंस। तो यहाँ पे इश्यू डिस्क्रिमिनेशन का है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के राइट टू एजुकेशन का है। उनको शिक्षा दिलाने में सरकार सहूलतें दे, ये नहीं है कोई बाधा। क्या यहाँ पर इशू ये नहीं है कि स्कूल का अपना डिस्क्रिप्शन भी होता है ना? डॉक्टर आसमा, एक मिनट, क्या यहाँ पर मामला ये भी नहीं है कि स्कूल का भी अपना डिस्क्रिप्शन होता है कि उनका यूनिफॉर्म क्या हो क्या नहीं? पर एक आखिरी सवाल, आप तीनों लोगों का कमेंट चाहूंगी। ये देखने में या सुनने में इस तरह का लगता है कि जो इस्लामिक मुल्क है वहां पर अगर हम अगेन आप कह सकती हैं कि सबका अपना अपना नजरिया है प्रोग्रेस का या तरक्की का, पर सऊदी अरब हो, ईरान हो, यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं औरतें और शायद ये दिख रहा है कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो रही है और हिजाब को
अनिवार्य या मैंडेटरी नहीं किया गया, लेकिन हिंदुस्तान में ये झगड़ा है कि हम पढ़ाई तभी करेंगे जब हम हिजाब पहने। तो इसको कैसे देख रही हैं आप? या ये लगता है कि हर तरफ ये एक पेट्रियार्की है या पितृसत्तात्मक सोच है, क्योंकि ईरान में भी मर्जी, मोरालिटी पुलिस या वहां की सरकार, और यहां पे भी जो है औरतों की मर्जी अपनी नहीं है और उनके ऊपर ये चीजें ला दी जाती हैं। नासिरा शर्मा, आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? फिर मैं डॉक्टर आसमा जहरा पे आऊंगी। देखिए, मैं साफ बात तो कहती हूँ कि बहुत साल पहले टर्की में ये बात रखी गई थी कि तुम्हें पर्दा चाहिए या एजुकेशन। लड़कियों ने कहा था हमें एजुकेशन चाहिए जी, ठीक है, तो वो पर्दे में भी जाती थी। ईरानी औरतों ने पर्दे में फुटबॉल भी खेला है, लेकिन जब हिंसा जुड़ती है तो एक अलग तरह का हंगामा हो जाता है। और इस वक्त भी मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ये मसला सियासी मसला बना दिया गया। आप कह रही हैं ये मसला सियासी मसला है। जीनत शौकत अली, आपको क्या लगता है? ये औरतों की चॉइस का मामला है, औरतों की मर्जी का मामला है, और दरअसल अपनी मर्जी की इजाजत यहाँ पे नहीं है, चाहे आप ईरान देखें चाहे हिंदुस्तान देखें। इसी मेरा कहना यह है, देखिए कि हमारा जीनत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए। देता है कि हम इस किस्म का हिजाब पहने जो डॉक्टर साहिबा पहनी है, या मैडम पहनी है, या आप पहने हो, या मैं पहनी हूँ, हमको फुल इजाजत है। और अगर आपको उस किस्म का हिजाब पहनना है तो कोई रोकथाम नहीं है। दिस वॉज इन रिलेशन टू अ स्कूल यूनिफॉर्म, जहां पहले इस किस्म की बातें नहीं होती थी, वहां लड़कियां जाती थी, और अब भी मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां जो था उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन ये 6 लड़कियां जो है वो कोर्ट में गई इस मामले को लेकर। अब ऐसा था कि जो जजमेंट आया इस बारे में, मेरे ख्याल से इट वाज अ वेरी गुड जजमेंट, बिकॉज जजमेंट ने क्या कहा कि स्कूल प्रेमिस में जब बच्चे जाए तो वो यूनिफॉर्म पहने, और वहां इक्वालिटी होता है, और वहां कोई भी रिलीजियस सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए जी। और आज जो है वो हिजाब जो है, आई मीन इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, व्हाटएवर द मुस्लिम्स माइट थिंक, इन द आईज इट हैज बिकम एन आइडेंटिटी इशू। It has become an identity कि this is what I am. You see, it is not a religious issue. अगर religious issue होता तो अलग मसला था, लेकिन ये आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी का इशू हुआ है, और डिबेट उस तरफ होना चाहिए, नॉट इस तरफ। तो अब जो है वो, जैसे मैं आपको बता रही थी, जब स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, और स्कूल का डिसिप्लिन ये है, जैसे आप कोर्ट में जाते हो, में जाते हो तो वहां लॉयर्स एक किस्म का ड्रेस पहनते हैं। आप कहोगे कि मुझको ऐसा हिजाब पहना, स्कार्फ पहना, इसमें क्या, दैट इज अगेंस्ट द डिसिप्लिन। एक जज, तो आप कह रहे हैं कि स्कूल के डिसिप्लिन के खिलाफ है एक तरह से ये मामला। स्कूल का यूनिफॉर्म है, और स्कूल का यूनिफॉर्म जो है उसको, क्योंकि सालों से स्कूल यूनिफॉर्म लड़कियां पहनती हैं, और अभी कुल 6 लड़कियां हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया है। और जैसा आपने कहा कि ये मामला जो है वो आइडेंटिटी, पहचान का मामला भी बन के रह गया, इस पर सियासत भी जुड़ गई है, इसलिए इसको धर्म के हवाले से देखना भी शायद बहुत सही नहीं है। शुक्रिया आप तीनों का, हमारे पास वक्त इतना ही है इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि ये जो हिजाब पे बवाल है, ये हिजाब पे बवाल है या अपनी मर्जी का सवाल है? हिंदुस्तान से लेकर ईरान तक हिजाब जो है वो एक हंगामे के केंद्र में है। और 5 की बात में एक ब्रेक के बाद बात कश्मीर की घाटी में एक बार फिर से लौटी है सिनेमा की रौनक। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में न जाने कितनी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, कभी पहलगाम, कभी श्रीनगर, लेकिन बहुत सालों से कश्मीर के लोग ही बड़े पर्दे पर फिल्में देखने से वंचित रहे, क्योंकि यहाँ पे 30 सालों से सिनेमाघर बंद थे। अब तस्वीर बदल रही है। श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इसमें आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा दिखाई जाएगी। घाटी में 3 दशकों बाद सिनेमाघर खुल रहे हैं। उपराज्यपाल ने रविवार को पुलवामा और शोपियां में सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। 1990 की शुरुआत में घाटी में सभी सिनेमा हॉल बंद करवाए गए थे, और 1996 में इनको फिर से खोलने की कोशिश भी हुई। राज्य सरकार को इसमें कोई कामयाबी तब नहीं मिल पाई थी। कला को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है,
और इसलिए मैं समझता हूं कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। आज लंबे समय बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है और मैं विश्वासपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, यही बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 70 mm पर देश और दुनिया आने वाले समय में देख सकेगी। कश्मीर में आज पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। एक ऐतिहासिक दिन है सिनेमा की तारीख में कश्मीर की, जो कि लंबी तारीख है, इतनी ही लंबी है जितनी बॉलीवुड की तारीख लंबी है। ये आइनॉक्स जो सिनेमा है यहाँ श्रीनगर के शोपोरा इलाके में खोल दिया गया। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि यहाँ सिनेमा खुले, सिनेमा कहीं एक खुले पिछले 30 दशक में, लेकिन कामयाबी नहीं रही। क्या वजह रही उसके कहीं एक वजूहत हैं, लेकिन आज पहला मल्टीप्लेक्स खुला। और मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर सुनील जी। आपके लिए कितना मायने रखता है कि मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में खुलना 30-32 साल बाद, जब सिनेमा और पूरा जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल बंद था? बहुत शुक्रिया मुझे बात करने का मौका देने के लिए जी साहब। जैसा कि आपने जिक्र किया, हमारा कनेक्शन बॉलीवुड के साथ उतना ही पुराना है जितना बॉलीवुड पुराना है। 1931 में यहाँ पर 1932 में 1932 में पहला सिनेमा यहाँ पे खुला, कश्मीर टॉकीज। 1931 में पहली लाइव फिल्म बनी थी बॉलीवुड की हिस्ट्री में, आलमारा। बिल्कुल, तो हमारा कनेक्शन सच में। और 1934 में बॉम्बे में पहला सिनेमा खुला, इसका नाम था बॉम्बे टॉकीज। आज तो मुंबई हमारा, तो उससे पहले यहाँ सिनेमा खुला था और ये तारीख। लेकिन उसके बाद अचानक 90 में सब कुछ बदल गया। जैसे हम स्टूल एज में हैं, हम फिल्म नहीं देख सकते हैं, सब एक जेन्युइन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है सिनेमा, एक जेन्युइन फॉर्म ऑफ आर्ट है सिनेमा। जिस तरह से पेंटिंग है, जिस तरह से आपकी बुनकारी है, फकीर मशीन है, या बाकी किस्म के आर्ट्स हैं, उसी तरह का एक जेन्युइन फॉर्म ऑफ आर्ट है सिनेमा, एक जेन्युइन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है सिनेमा। जब आपने देखा हमारे साथ ही, हमने आपको बाहर निकाला, लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीन हो रही, स्पेशल स्क्रीन, तो आपको निकाला, आपको मन नहीं था कि निकले, देखते रहे, लेकिन कितना अहम था आपको बहुत दिन बाद कश्मीर में आप सिनेमा में देखते। इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया हम लोगों ने। दिस इज़ नथिंग लेस देन हिस्टोरिक, बहुत ऐतिहासिक है, इसीलिए आई डिडंट वांट टू मिस अ सिंगल आप ये मोमेंट। बताएं कि अब क्योंकि एक मिजाज जो है नहीं रहा सिनेमा देखने का, अब 2-3 जनरेशन में सिनेमा देखा ही नहीं, कैसे आ जाएंगे लोग? आज तो स्पेशल स्क्रीन में। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। मैं थोड़ा सा आपसे इसलिए डिसएग्री करूंगा कि कश्मीर में सिनेमा 30-32 साल तक बंद जरूर रहा है, लेकिन टेस्ट कश्मीरी का सिनेमा का बदला नहीं। वो डोरमेंट रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे, कश्मीरी जब भी जम्मू गया है, जब भी दिल्ली गया है, या मुल्क के बेशतर हिस्सों में गया है, फिल्म देखते हैं, तो उसकी बकेट का पहला जो टू डू लिस्ट में होता था, दैट वुड बी वॉचिंग अ फिल्म। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील जी। तो आपको मैं बताऊँ, ये एक पहला मल्टीप्लेक्स है जो कश्मीर में खुला 30 साल में, और यहाँ कोशिशें हुई सिनेमा खोलने की। 1998 में भी रीगल सिनेमा खोल दिया गया, कुछ देर बाद हुआ, एक घटना हुई, उसके बाद बंद हुआ। नीलम सिनेमा है, तकरीबन 1.25-2 साल तक वो चलता रहा, लोग नहीं आए, नहीं चल पाया। ब्रॉडवे कुछ देर के लिए खुला, ब्रॉडवे सिनेमा नहीं चल पाया। तो अब ये है कि कहीं एक कोशिश, बहुत ही अहम कोशिश है कि ये सिनेमा खुले, रिवाइव सिनेमा हो। इसी की एक कोशिश के तहत पहला मल्टीप्लेक्स कश्मीर में खुल गया। सरकार ने अपने तौर पे कुछ ज़िलों में ये जो ऑडिटोरियम्स को प्रोजेक्टर लगा के, उनको कहते हैं कि वो छोटे मेकशिफ्ट सिनेमा बनाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें कहीं सर्टिफिकेशन, कहीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये पहला एक मल्टीप्लेक्स है जो श्रीनगर में आज खुल गया है, और आज यहाँ लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग भी हो रही है। तो अब लाल सिंह चड्ढा वहां दिखाई जा रही है, और लंबे अरसे के बाद सिनेमा घर खुले हैं तो लोग काफी इसको लेके उत्साहित हैं। एक ब्रेक, और उसके बाद मवेशियों में फैली लंपी बीमारी के चलते किसान की समस्याओं को लेकर जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। जयपुर में बीजेपी का राजस्थान सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मवेशियों में फैली लंपी नाम की बीमारी को लेकर यह प्रदर्शन है। बीजेपी ने राजस्थान सरकार के विरोध में पोस्टर पर लिखा है, राजस्थान का मुस्कुराता हुआ कल चाहिए, किसानों की समस्याओं का हल चाहिए।
बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है, लेकिन बड़ी तादाद में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लंपी बीमारी पर यह लड़ाई छिड़ी हुई है। लंपी बीमारी से मवेशी मारे जा रहे हैं और इससे किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं। लंपी जो स्किन डिजीज है, जो राजस्थान में एक महामारी के रूप में फैल रहा है, आज उसको लेकर भाजपा का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। यहाँ जयपुर में उन्होंने कूच करने की कोशिश की विधानसभा की तरफ, लेकिन उनको रोका गया और वो विधानसभा नहीं पहुंच सके। जहां तक लंपी का सवाल है, लंपी ने महामारी का रूप ले लिया है और लंपी से करीब 11 लाख से ज्यादा जो गायें हैं वो ग्रसित है। 50,000 से ज्यादा लंपी की वजह से गायें मर चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बार सेंटर को भी लिखा है कि इसे महामारी का रूप देकर, दर्जा देकर इसे घोषित करके यहाँ पर और सहायता दी जाए। जहाँ तक लंपी का सवाल है, राजस्थान में दूसरी बड़ी चुनौती है कि जो एनिमल्स मर रहे हैं लंपी की वजह से, उनका डिस्पोजल कैसा हो। जो कार्कस है, जो डेड एनिमल्स है, उसकी डिस्पोजल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है राजस्थान सरकार के लिए। साथ ही लंपी का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है वो लंपी में यूज की जाती है। और तीसरी जो बड़ी चुनौती है कि अगर लंपी इस तरह से फैलता गया तो जो दूध है, दूध की आवक में कमी हो सकती है। अभी दूध की सप्लाई में कमी नहीं हुई है, लेकिन जो डेयरी फेडरेशंस है, डेयरी यूनियंस हैं, वहां पर 15 से 18% दूध की आवक, दूध की कलेक्शन में कमी आई है। तो गंभीर स्थिति है लंपी की राजस्थान में और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद यूपी के सहारनपुर में स्टेडियम के टॉयलेट में लंच खाते हुए कबड्डी खिलाड़ियों का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का एक वीडियो काफी छाया हुआ है। वीडियो में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना खाते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो 3 दिन पहले का है, जब यहां पे अंडर 17 स्टेट लेवल कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। ये प्रतियोगिता 3 दिनों तक चली, जिसमें 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को जो खाना दिया गया वो घटिया किस्म का था। वीडियो वायरल होने के बाद मामले पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और क्षेत्रीय खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। स्पोर्ट्स में बच्चों के लिए कोई इंतजाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रुकने रुकाने का, ठहरने का, खाना दिलाने का। बताओ आज के समय पर कौन टॉयलेट में खाना खाएगा? ये सरकार की इनकॉम्पिटेंट सरकार है। सरकार कोई उसका इंतजाम नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से खिलाड़ियों को, मरीजों को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। करने के लिए कहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आरोपी होगा और जो भी अधिकारी इस पर है, मैंने पिछले कल ही उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए निर्देश दे दिए। ये हर तरफ अगर आप जाएंगे तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि इस तरह की कोई घटना ना घटे और अगर ऐसा कुछ हो उसकी जड़ तक जा रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो अब कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि अब तक ये व्यवस्था है क्यों नहीं सालों से यहां पर कि कबड्डी खिलाड़ी जो हैं उनकी इस तरह की दुर्दशा हुई है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।